हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोबल इंग्लिश एकेडमी। दोस्तों, मैं सोनू सर आपके सामने दोबारा हाजिर हुआ हूं एक नए पेपर सेट के साथ में। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, हम एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं और एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम का जो टायर 2 है उसको हम टारगेट कर रहे हैं। उस टारगेट करने के लिए हम लोग आपके लिए पर डे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेकर पेपर को मैं लेकर आ रहा हूँ। जैसे मैं 2023 का पेपर कंप्लीट करा चुका हूँ। अब 2022 के जितने भी पेपर हुए थे वो सारे पेपर आपको मिल जाएंगे। फिर देन 2021 का हम पिकअप करेंगे। ऐसे करके कोशिश हमारी ये है कि जितना डेटा हम पर आता जाएगा हम वो सारा का सारा बच्चों को डिलीवर करते जाएंगे। तो आज सेट नंबर 3 है। इसी क्रम के अंदर मैं बढ़ता हूँ आगे की तरफ और ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला गया है, इनकरेक्ट स्पेलिंग बतानी है। तो देखिए यहाँ पे सीधा, बस ज़्यादा नहीं, पूरा सेंटेंस की तरफ ना जाइए, वर्ड की तरफ जाइए। सक्सीडेड की स्पेलिंग यहाँ पे देखिए और यहाँ कहीं पे लिखा है कुछ वर्ड सक्सीडेड, एक स्पेलिंग सक्सीडेड की यहाँ देखिए। तो दोनों स्पेलिंग में देखिए डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पर एक सी आ रहा है, यहाँ पे कितना आ रहा है, डबल सी आ रहा है। ठीक है। इंटीग्रेट में देखिए, इंटीग्रेट की स्पेलिंग यहाँ पे सही है, यहाँ पे ये दोनों सेम सेम है। अर्लियर की स्पेलिंग यहाँ पे और यहाँ पे सेम सेम है और डेडलाइन की स्पेलिंग यहाँ पे सेम सेम है। तो डिफरेंस किस में आ रहा है, सक्सीड की स्पेलिंग में। ये स्पेलिंग क्या है, यहाँ पे गलत है और हमको गलत स्पेलिंग का ही चयन करना था। ऑप्शन नंबर 1 विल बी अवर फाइनल आंसर। क्लियर। चलिए, मेरी कोशिश ये है कम समय में मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा डेटा डिलीवर करूँ, तो थोड़ा वीडियो मेरा फास्ट रहेगा, तो प्लीज़ आप मेरे साथ मार्च पास करते जाइए। बोला गया है यहाँ पर आपको क्या करना है, पैरा जंबल सेट करने हैं। और पैरा जंबल जब भी सेट करो तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखो कि ऑप्शन पे ध्यान दीजिए। ऑप्शन ए से ही शुरू हो रहा है कोई भी सेंटेंस, देखिए, है ना। तो ऑप्शन अगर ए को मैं पिकअप करता हूँ, द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG वर एडॉप्टेड बाय ऑल यूनाइटेड नेशन मेंबर स्टेट इन 2015 टू एंड पॉवर्टी एंड रिड्यूस इक्वलिटी एंड बिल्ड मोर पीस एंड प्रोस्पेरिटी सोसाइटी बाय 2023। बोला गया है 2015 से लेकर 2030 के बीच में हम लोगों को क्या करना है, गरीबी को कम करना है, असमानता को हटाना है और यहाँ पर असमानता को कम करके समानता लाना है, शांति बनाना है और समृद्धि बनाना है। ये किसका गोल है, SDG का गोल है। ठीक है। अब उसके बाद में क्या है, कुछ चीज़ों को और समझना पड़ेगा। उसके बाद में वो बोलता है आल्सो नोन एज द ग्लोबल गोल्स। ये जो SDG गोल्स हैं इनको और क्या माना जाता है, ग्लोबल गोल भी माना जाता है। तो इसलिए इसका जो अप्रोप्रिएट अगर ऑप्शन आप पिकअप करोगे तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही रहेगा। पहला ये सेंटेंस रहेगा, दूसरा ये रहेगा। अब देखिए, SDG आर अ कॉल टू एक्शन क्रिएट अ वर्ल्ड वेयर नो वन इज लेफ्ट बिहाइंड। तो देखिए, अगर SDG की बात करें तो ग्लोबल गोल की बात करें तो इसका उद्देश्य ये है कि कोई भी व्यक्ति क्या है, पीछे नहीं रहे, वो आगे की तरफ बढ़ता रहे। अब आना चाहिए बी, द SDG कैन नॉट बी अचीव विदाउट द रियलाइजेशन ऑफ द चाइल्ड राइट। SDG का जो गोल है उसको हम जब तक प्राप्त नहीं कर सकते हैं जब तक हम बच्चों के अधिकार को नहीं पहचानते। नंबर 4 देखिए, एज वर्ल्ड लीडर वर्क टू डिलीवर द 230 ऑन द 2030 प्रॉमिस चिल्ड्रन around globe are standing up to secure their rights to good health and equality education clean planet and more। तो देखिए भैया, 2030 तक क्या क्या चाहिए, हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, क्वालिटी एजुकेशन अच्छा होना चाहिए, प्लानट हमारा साफ सुथरा होना चाहिए। तो ये सारे के सारे SDG के गोल हैं। सो ऑप्शन नंबर 2 विल बी फाइनल आंसर। चलिए, नंबर 3 पर आइए। और 3 क्या कह रहा है, 3 में आपको क्या करना है, एक एंटोनिम का पता करना है। तो पूरे क्वेश्चन की तरफ ना जाते हुए केवल गिवन वर्ड की तरफ जाइए। स्टेबल का मतलब क्या होता है, कोई चीज बिल्कुल हिलती डुलती ना हो, एक ही जगह पे स्थिर हो, डेफिनाइट हो। ठीक है। अब इसका आपको सारे के सारे इनमें से आपको क्या बताना है, एंटोनिम बताना है। तो पहला वर्ड देखिए, ल्यूक्रेटिव। इसका मतलब होता है बेनिफिशियल, लाभप्रद, बेनिफिशियल लाभप्रद। दूसरा है हमारे पास में ड्यूरेबल। अब ड्यूरेबल का मतलब क्या था, कोई चीज क्या लंबे समय तक चले, लॉन्ग लास्टिंग। ठीक है। अच्छा, म्यूटेबल का मतलब क्या होता है, जो चेंज होता रहता हो, चेंजेबल। ठीक है, जो क्या होता रहता हो, हमेशा चेंज होता रहता हो। वेवरिंग कह सकते हैं इसको, क्या कह सकते हैं, वेवर। वेवर का मतलब क्या होता है, चेंज होते रहने वाला। परमानेंट का मतलब क्या होता है, स्थायी होता है। अब देखिए, अभी हमारे क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि ऐसा व्यक्ति जो स्थायी है, जो स्टेबल है, उसका उल्टा क्या हो जाएगा, जो अनस्टेबल हो। अच्छा, म्यूटेबल का एक और वर्ड लगा सकते हैं आप, अनस्टेबल यानी अस्थायी। सो ऑप्शन नंबर जो कौन सा थर्ड टेक करेंगे, ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी अवर फाइनल आंसर। क्लियर। नाउ कम्स टू द क्वेश्चन नंबर 4। 4 क्या कह रहा है,
4 के अंदर आपसे पूछ लिया गया, होमोनियम्स पूछ लिया गया है। तो देखिए, द सिक्योरिटी गार्ड नीड्स अ डैश ऑफ शूज, जूतों का उनको क्या चाहिए, एक जोड़ी जूते चाहिए, तो पेयर आएगा। जूतों की जोड़ी के लिए कौन सा वर्ड आता है, पेयर आता है। ऑप्शन नंबर 4 विल बी फाइनल आंसर। सर बाकी मीनिंग बता दीजिए। देखिए बेटा, पेयर का मेरे को कोई भी मीनिंग ऐसा नहीं मिला है, तो प्लीज अगर आपको कोई वर्ड मीनिंग मिले तो मेरे को बताएं इसके बारे में। पेयर का मतलब होता है नाशपाती, ये एक फल होता है। नाशपाती क्या होता है, एक फल होता है। और पेयर, यहां पर इस पेयर का मतलब क्या होता है, किसी चीज को क्या करना, छीलना। किसी चीज को क्या करना, छीलना। और ये वाले पेयर का मतलब क्या होता है, जोड़ी, है ना। तो अभी हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 विल बी फाइनल आंसर। देखिए, आपको नंबर 5 पे क्या बताना है, इनडायरेक्ट स्पीच बतानी है। और इनडायरेक्ट स्पीच बताने के लिए आपको कुछ चीज़ों को ध्यान रखना होता है कि जैसे शी की जगह तो शी हो गया, सैड की जगह पे सैड हो गया, इम्पेशेंटली हो गया। इन्वर्टेड कॉमा को जब आप हटाओगे तो क्या लगाओगे, दैट। तो देखिए, यहाँ दैट लगा, यहाँ लगा, यहाँ पे नहीं लगा होगा, तो थर्ड वाला ऑप्शन तो हो गया कैंसर। ठीक है, अब यहाँ पे भी दैट लगा हुआ। अब देखिए, जब ये पास्ट टेंस चल रहा है तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय इसका भी पास्ट टेंस बनाइए। ध्यान रखिए, डू डस कभी भी अगर एक्टिव वॉइस में आएगा तो इनडायरेक्ट स्पीच में वो क्या बन जाएगा, डिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, डज आ रहा है, ये गलत हो गया, कैंसिल हो गया। यहाँ पे डिड नॉट आ रहा है, इसको अभी चेक करते हैं। यहाँ पे डू नॉट आ रहा है, ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी फाइनल आंसर। क्यों हो गया, क्योंकि देखो डू डज हमेशा किस में बदलता है, डिड में बदलता है। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। क्लियर। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 6। और 6 किस तरह की चीजों को बता रहा है देख लेते हैं। द कमेटी विल डैश अ सर्वे ऑन अ गवर्नमेंट स्कीम। कमेटी क्या करेगी, एक सर्वे करेगी गवर्नमेंट स्कीम के ऊपर। तो वो क्या करेगी, देखिए, क्या वो होल्ड करेगी, होल्ड अ मीटिंग होता है, मीटिंग अगर करती तो होल्ड करती, तो ऐसा तो नहीं करेगी। क्या वो सर्वे पे फाइट करेगी, नहीं। ओरिजिनेटेड का मतलब क्या होता है, उत्पन्न होना, क्या सर्वे को उत्पन्न करेगी, नहीं। वो क्या करेगी, एक सर्वे करवाएगी। तो सर्वे करवाने के लिए क्या होता है, कंडक्ट अ सर्वे। सो ऑप्शन नंबर 3 विल बी फाइनल आंसर। क्लियर। 7 पर आइए, 7 क्या कह रहा है। 7 वाले में बोला गया है, द एथलीट्स वाज बैडली इंजर्ड ड्यू टू द फॉल ऑफ ट्रैक। एथलीट मतलब धावक, दौड़, जो धावक था वो ट्रैक्स पे दौड़ते दौड़ते गिर गया। और जब वो गिर गया तो उसको चोट लग गई। तो जब चोट लग गई तो कहाँ लगी होगी, पैर में लगी होगी ना। धावक दौड़ रहा है तो पैर में चोट लगी है, तो कौन कौन से वर्ड आएंगे देखिए। पहला वर्ड तो टॉड, टॉड का मतलब होता है फ्रॉग, यानी कि मेंढक। टो, टो का मतलब क्या होता है, टो का मतलब क्या होता है, पैरों के जो पंजे होते हैं, जो अंगूठा होता है हमारा, ठीक है, ये पैर होता है ना, पैर, पैर का ये जो टो वाला एरिया होता है उसमें। और टू नहीं आएगा। इस वाले टो का मतलब क्या होता है, इस टो का मतलब क्या होता है कि जैसे गाड़ी है, कार है, अगर आपने कार रॉन्ग पार्किंग में रख दी है, ठीक है, तो वो आएंगे कौन, नगर निगम वाले आएंगे, आपकी गाड़ी को क्या करेंगे, खींच कर ले जाएंगे, है ना, टो करके ले जाएंगे। तो खींच कर ले जाना, ठीक है, उसको बोलते हैं टो, खींच कर ले जाना। अभी क्या लगा है, उसके टो में लग गई है, उसके पैर में लग गई है। तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी फाइनल आंसर। क्लियर। अब देखिए नंबर 8 पर, 8 क्या बता रहा है, 8 के बारे में चर्चा करेंगे। आपको क्या बताना है, अब डायरेक्ट नरेशन बनानी है। ठीक है, तो थोड़ा सा सुनिए, यहाँ वुड है, वुड का अगर डायरेक्ट नरेशन बनाते हैं तो क्या बनता है, विल बनता है। क्या बनता है, वुड का डायरेक्ट नरेशन क्या बनता है, विल बनता है। तो अब शुरू हो जाइए, कहाँ कहाँ पे विल है जरा उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, उसको देख लेते हैं हम लोग। हैरी सैड, हैरी सैड, हैरी सैड, हैरी सैड, हैरी सेइंग, ये तो हो गया गलत। इन्वर्टेड दैट को हटा के क्या लगाया, इन्वर्टेड कॉमा लगाया। अब ही किस में कन्वर्ट हो गया, आई में, क्योंकि हैरी क्या है यहाँ पे आई बता रहा है डायरेक्ट नरेशन में। अच्छा, विल का मैंने अभी बताया, वुड का क्या बनता है, विल। यहाँ पे क्या आ रहा है, कैन आ रहा है, तो सेकंड वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। यहाँ पे मस्ट आ रहा है, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 2 विल बी फाइनल आंसर। क्लियर। विल का क्या बनता है, वुड बनता है, वुड का विल बनता है, इन्वर्टेड बनेगा जब अभी भी। तो अब आपको क्या करना है, इसमें ग्रामेटिकल एरर को बताना है। एवरीबडी स्टेयर्ड व्हेन मी इंटर द रूम। अरे भैया, हर कोई मेरे को घूर रहा था जब मैंने रूम में एंटर किया। तो बेटा यहाँ सब्जेक्ट आना चाहिए, हमें यहाँ पे मी का यूज नहीं करना पड़ेगा, सब्जेक्टिव केस आएगा। तो मी का क्या बनेगा, आई। ठीक है, मी क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है। देखो कैसे, आई, मी, माई। आई होता है सब्जेक्ट, मी होता है ऑब्जेक्ट, और माई होता है पजेसिव केस।
तो अभी जब भी सेंटेंस कोई शुरू होता है तो वो सब्जेक्ट से शुरू होता है। देखिए वैन के बाद में एक सेंटेंस शुरू हो रहा है, तो यहाँ पर हम मी की जगह क्या करेंगे, आई करेंगे। ठीक है, अभी आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 विल बी फाइनल आंसर। डैनियल सैट ऑन हिज न्यू बाइक एंड वेंट अ फार अ राइड। देखिए डैनियल अपनी नई बाइक पे बैठा और बाइक की राइड पर गया। तो कभी भी अगर वेंट फॉर अ राइड होगा, अफार नहीं होगा, ये गलत प्रपोजिशन यूज किया गया है। अफार का यूज नहीं करेंगे, वेंट फॉर अ राइड, वो घूमने के लिए गया। ऑप्शन नंबर 3 विल बी फाइनल आंसर। क्लियर। देखिए ज़्यादा टफ नहीं आता है एसएससी सीजीएल का एग्जाम। अगर आप देखें तो उसके अंदर मेरा एक पर्सनल व्यू ये है कि अगर बच्चा अनसीन पैसेज अगर रेगुलर रीडिंग करता रहे तो निकल जाएगा उसके पेपर, क्योंकि इसके अंदर अनसीन पैसेज सबसे ज़्यादा टाइम खाएगा। सर ग्रामर के लिए जो आपने प्री में जो ग्रामर पढ़ी थी, जो वोकैब आप प्री में पढ़कर आए थे, भैया वही वोकैबलरी हमको देखने को मिल रही है, कुछ ज़्यादा नया हमको इसमें देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, देखिए द वन हु लव्स मैनकाइंड, जो मानवता से प्रेम करता है। देखो भैया मैं फिर आपको बता रहा हूँ, जो भी पीडीएफ मैंने शेयर की है टेलीग्राम चैनल पर, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर चेक कर लीजिए। इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की पीडीएफ फाइल मैंने दी हुई है, उसी में से पूरा पेपर देखने को मिल रहा है इनका, है ना। तो देखिए ऑप्टिमिस्ट का मतलब क्या होता है, आशावादी, जो हमेशा पॉजिटिव देखेगा किसी भी चीज को। पेसिमिस्ट का मतलब क्या होता है, निराशावादी, ये हमेशा हर चीज को कैसा देखेगा, नेगेटिव। 99 मार्क्स भी आ जाए तो भी ये यही सोचेगा कि अरे यार मेरे इतने नंबर कम क्यों आए। मिसोगाइनिस्ट, किसी के आगे भी मिसो वर्ड आ जाए यानी कि हेट, वो किससे नफरत करता है, महिलाओं से नफरत करता है। हेट्स वुमेन, कोई महिलाओं से नफरत करेगा तो उसको क्या बोलते हैं, मिसोगाइनिस्ट। गायनी वर्ड आया ना, गायनी का मतलब महिला होता है। और किसी में फिल आ जाए तो इसका मतलब होता है लव। और एंथ्रोप का मतलब होता है मैनकाइंड। तो फिल हो गया लव, एंथ्रोप का मतलब हो गया मैनकाइंड। जो मानवता से प्रेम करता है वो क्या कहलाता है, फिलांथ्रोपिस्ट। इसको बोलेंगे मानवता प्रेमी। यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्लियर। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 12। 12 क्या कह रहा है इसको देखना है। अब ईडियम एंड फ्रेसेस आ गया। अगेन मैं वही बात कहूंगा, मेरा एक पूरा वीडियो लेक्चर डला हुआ है ईडियम एंड फ्रेसेस के ऊपर, अगर आप जाके चेक करेंगे तो गारंटेड आपको ये क्वेश्चन उसमें से मिल जाएगा, है ना। कॉपी पेस्ट को वोकैबुलरी आ रही है, तैयार कीजिए। अगर आप तैयार नहीं कर पाते तो फिर बड़ी दिक्कत की बात है। द एम्प्लॉय टुक द मैनेजर रिमार्क विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। इसका मतलब होता है किसी पे संदेह करना, ठीक है, किसी पे शक करना या संदेह करना या डाउट करना। कोई काम अगर हो रहा है उस काम में भी डाउट करना कि ये कैसे हो गया। एवर रेडी टू कंडेम समवन, हमेशा तैयार रहना किसी को भी आलोचना करने के लिए नहीं। डाउट द ट्रुथ, देखिए सत्य पे क्या करना, डाउट करना है। एंड वैल्यू ऑफ समथिंग, किसी की सत्यता पर और किसी की वैल्यू पर डाउट करना, शक करना। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्लियर। गोइंग फॉर द ट्रुथ, सत्य के लिए जाना, ये नहीं। डिसटेस्टफुल एंड बोरिंग, काफी ज्यादा उबाऊ महसूस करना, ये नहीं। ऑप्शन नंबर 2 विल बी फाइनल। 13 देखिए, 13 में क्या बताया गया है, आपको स्टोरी अरेंजमेंट करनी है। और अगर आपको पहला लेटर मिल गया, तो अगर आपको पहला वर्ड मिल गया, देखो QPRS, अगर पहला लेटर मिल गया ना तो लगभग आपको सारा का सारा डेटा मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर आप पहले लेटर के लिए तलाश करना चालू करिए, कैसे होगा। द प्राइजेस ऑफ कुकिंग गैस एंड पल्सेस वेजिटेबल हैव रजिस्टर्ड अ शार्प राइज। कि भैया देखिए, जो कुकिंग गैस है और दाल है, सब्जियां हैं, उनके रेट क्या बढ़ रहे हैं। अब अचानक से बढ़ रहे हैं, कोई रीज़न तो होगा क्यों बढ़ रहे हैं, उसका रीज़न वीज़न नहीं दिया, डायरेक्ट बोल दिया। तो भाई मेरे हिसाब से तो ये नहीं होना चाहिए, पीछे सेंटेंस शुरू। इन रिसेंट ईयर, हाँ ये एक संभावना बन सकती है। इन रिसेंट ईयर द प्राइजेस ऑफ एसेंशियल कॉमोडिटीज हैव ग्रोन अप शार्पली। आजकल देखा जा रहा है कि जो आवश्यकता की जो चीज़ें हैं उनके जो रेट हैं काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। ठीक है, इसको अभी होल्ड करके रखते हैं, चेक करते हैं क्यू से होगा कि नहीं होगा। द लो इनकम ग्रुप एंड द सैलरीड क्लास आर वर्स्ट सफ़र। इनमें सबसे ज़्यादा कौन सफ़र कर रहा है, लोअर इनकम वाले सफ़र कर रहे हैं। तो देखिए लोअर इनकम वाले सफ़र कर रहे हैं तो इसके रीज़न भी तो पता होना चाहिए क्यों सफ़र कर रहे हैं। देखिए अचानक से ऐसा नहीं कह सकता हूँ कि लोअर इनकम वाले सफ़र कर रहे हैं, मेरे को पहले बताना पड़ेगा कि महंगाई बढ़ रही है भैया, और महंगाई बढ़ने के कारण लोअर इनकम वाले लोग सफ़र कर रहे हैं। तो इसलिए आर से तो सेंटेंस में शुरू ही नहीं कर सकता। लिविंग हैज़ बिकम क्वाइट अ कॉस्टली अफेयर दीज डेज, अब ये कह सकता हूँ
कि जो रहना है, खाना है, आजकल क्या हो गया, बहुत महंगा हो गया है। और इन दिनों अब एस से सेंटेंस शुरू होगा। किससे शुरू होगा? एस से सेंटेंस शुरू होगा। इन दिनों बोला गया है कि रहना खाना सब महंगा हो गया। इन दिनों जो लोअर इनकम के लोग हैं और सैलरीड क्लास के जो लोग हैं उनको सबसे ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके बाद में आर आएगा, फिर आएगा क्यू इन रिसेंट ईयर। और अब आजकल के दिनों में हम देखें तो जो दाम है, वस्तुओं के जो दाम है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। और जिनमें सबसे ज़्यादा किसका दाम बढ़ गया है? कुकिंग गैस का बढ़ गया है, दाल का बढ़ गया है, वेजिटेबल का बढ़ गया है। सो ऑप्शन नंबर 4 विल बी फाइनल आंसर। क्लियर? लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 14। और 14 क्या कह रहा है? वाटर अंडर द ब्रिज। वाटर अंडर द ब्रिज का मतलब क्या होता है? बीती हुई बात। कोई बात गुजर गई है ना? कोई घटना हो गई है, ठीक है। आपने सुना है रात गई बात गई, ऐसी कोई कहानी सुनी है? रात गई बात गई यानी बात बुला देना, प्रॉब्लम को बुला देना। तो देखिए, अ सीजन क्रॉप विद अ हैवी डिमांड। देखिए, एक ऐसी फसल जो मौसमी फसल जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड होना नहीं। डिफिकल्ट सिचुएशन इन वंस लाइफ, किसी के जीवन में बहुत कठिन परीक्षाएं नहीं। पास्ट इवेंट दैट आर नॉट इम्पॉर्टेंट एनी मोर। तो हम बोलते हैं ना यार रात गई बात गई, यार अब छोड़ो यार पुरानी बात को, बीती हुई बात जो अब हमारे लिए आवश्यक नहीं है। यही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। और प्रॉमिस दैट आर मेड टू समवन एंड नेवर फुलफिल्ड, ऐसे प्रॉमिस जो किसी से किए गए थे वो पूरे नहीं हो पाए हैं, ठीक है, अधूरा वादा। सो ऑप्शन नंबर 3 विल बी फाइनल आंसर। क्लियर? 15 पर आ जाइए। 15 क्या कह रहा है? ब्लूमबर्ग बिजनेस वीक इज नॉट मोर पॉपुलर देन सम अदर बिजनेस मैगजीन इन यूएसए। बोला गया ब्लूमबर्ग जो मैगजीन है वो यूएसए के अंदर जो बाकी जो मैगजीन हैं जो प्रचलन में हैं उनसे ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। तो मेरे हिसाब से देखिए यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री आ रहा है और कंपैरेटिव डिग्री के साथ में देन आ रहा है, तो ये तो ठीक है। थोड़ा सा और देखता हूँ यहाँ, मोस्ट पॉपुलर देन ये नहीं बनेगा, सो पॉपुलर देन ये तो कभी होता ही नहीं है, सो दैट का ग्रुप बनता है या तो सो एज का ग्रुप बनता है। एज पॉपुलर एज ये तो नहीं बनेगा, एज देन नहीं होता है। देखो किस किस का ग्रुप होता है, एज का ग्रुप होता है, सो एज का ग्रुप होता है, या होता है कंपैरेटिव डिग्री के साथ में देन का ग्रुप। एक ग्रुप और बता दें हम आप, वो होता है सुपरलेटिव डिग्री वाला ग्रुप, दा के साथ में सुपरलेटिव डिग्री ग्रुप। ये 4 ग्रुप दिखते हैं, इधर पे पॉजिटिव डिग्री आ जाती है, यहाँ पे भी पॉजिटिव डिग्री। ग्रुप 1 में ये सारे आ गए, ग्रुप 2 में कंपैरेटिव डिग्री आ गई और ग्रुप 3 में आ गई सुपरलेटिव डिग्री। तो मेरे हिसाब से अभी जो सही आंसर बनेगा तो आंसर ऑप्शन नंबर 3 विल बी माय फाइनल आंसर। क्लियर? ऑप्शन नंबर 3 विल बी फाइनल आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3, नो सब्स्टिट्यूशन, कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है चेंज करने की। देखिए आप ध्यान रखें, सीजीएल का जो एग्जाम है उसमें क्वेश्चंस बड़े बड़े आते हैं, टाइम टेकिंग आते हैं, इसलिए बच्चा नहीं कर पाता। उनको ऐसा लगता है कि काफ़ी ज़्यादा समय लग रहा है और चीज़ों को समझने में भी टाइम लगता है बेटा, है ना। आप वीडियो थोड़ा लंबा रहेगा, मैं नहीं चाहता कोई भी एक पॉइंट मिस हो। अगर आपको मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा है, आपको लग रहा है कि सर हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर ज़रूर कर देना, एक कमेंट ज़रूर लिखना जिससे मेरे को पता चले कि हाँ भाई बच्चे को पसंद आया है कि नहीं आया, ठीक है। हालांकि बच्चे मेरे से डिमांड कर रहे हैं स्टेनो पेपर की, तो मैं वो भी लेकर आऊँगा, एसएससी स्टेनोग्राफर के प्रीवियस ईयर पेपरों को लेकर आऊँगा मैं इसके बाद में। अब सेंटेंस की शुरुआत देखिए कहाँ से शुरू करना चाहिए। सबसे पहले ध्यान रखिए, हमेशा जब भी कभी टाइमिंग दिया गया हो, देखो यहाँ पे 2020 दिया गया है, यहाँ पे 2023 दिया गया है, यहाँ 1998 दिया गया है, ठीक है। तो मैं आपको बताऊं कि कोशिश ये की जाती है जब भी कभी कोई कॉलम स्टार्ट होता है तो उसमें क्या करते हैं, पहले वर्तमान की घटना, फिर वो क्या करते हैं थोड़ा बैक में जाते हैं, फिर पास्ट टेंस की घटना बताते हैं। हालांकि होना ऐसा चाहिए कि पहले पास्ट टेंस आएगा, फिर प्रेजेंट टेंस आएगा, फिर फ्यूचर टेंस आएगा। लेकिन अखबारों में क्या होता है, ऐसा करके कहानी छपती है कि वर्तमान में हमने बहुत तरक्की की है, 1947 में हम इतनी तरक्की नहीं कर पाए थे, आज के समय में आज की सरकार बहुत आगे को बढ़ा रही है, उस समय सरकार हमारी थोड़ी कमज़ोर थी, इस तरीके की चीज़ें। या उस समय भारत की स्थिति कमज़ोर थी, 1947 में भारत की स्थिति कमज़ोर थी लेकिन अब अच्छी स्थिति में। तो यही चीज़ को ध्यान में रखते हुए जहाँ पे टाइमिंग फ्यूचर का है पहले उसको पिकअप करो। द चैलेंज ऑफ रीचिंग एजेंडा 2023 वाज ऑलरेडी सिग्निफिकेंट इवन बिफोर द कोविड-19 पैंडेमिक हिट। देखिए यहाँ पे कोरोना की बात आ गई। देखिए कोरोना के कोविड-19 के आने से पहले
के लिए भी हमारे पास में 2023-30 के लिए हमने एजेंडा बना रखा था, और उसी बीच में क्या आ गया, हमारा कोरोना काल लग गया था। अब सी से सेंटेंस शुरू हो गया। अब सी के बाद में क्या आना चाहिए, बी। कंपाउंडेड बाय द क्लाइमेट इमरजेंसी, उसके अंदर क्या है, क्लाइमेट इमरजेंसी शामिल है, पॉलिटिकल पोलराइजेशन, राजनीतिक ध्रुवीकरण शामिल है, चैलेंज मल्टीलेटरिज्म, कंटिन्यूड कन्फ्लिक्ट, अचानक से झगड़े हो रहे हैं, फोर्स डिप्लेसमेंट, हम लोग क्या कर रहे हैं कि सैनिकों को इधर से उधर भेज रहे हैं, द नंबर ऑफ द पीपल लिविंग इन द पॉवर्टी रोज 2020 फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 1998 बाय द एस्टिमेटेड 119,124 मिलियन एंड इक्वलिटी आर ग्रोइंग। देखिए बोला गया है कि 119 से पॉवर्टी बढ़कर कहाँ पहुंच गई है, 124 पर पहुंच गई है, इतना रैंक बढ़ गया है। और इनइक्वलिटी जो है आर ग्रोइंग, इनइक्वलिटी का मतलब क्या था, असमानता बढ़ रही है। ट्रेडिशनल सोशल कॉन्ट्रैक्ट इज नो लॉन्गर वर्किंग फॉर मैनी, और जो हमारे पारंपरिक और जो सामाजिक जो कॉन्ट्रैक्ट थे अब वो ज़्यादा काम नहीं कर पा रहे हैं। तो ये हो गया नंबर 2 पॉइंट। फिर आएगा थर्ड वाला पॉइंट, देखिए टुडे टुडेज डेवलपमेंट चेंज आर डायनेमिक, आज के जो डेवलपमेंट हो रहे हैं वो काफ़ी क्या है, डायनेमिक है, बदल रहे हैं लगातार। इंटरकनेक्टेड पजल, लोग एक दूसरे पजल्स जुड़ी हुई हैं, एंड मल्टी डायमेंशनल रिस्क दैट required systematic solution and multilateral corruption is vital addressing the shared challenge that cross boundaries of the geographical time। देखिए भैया कुल मिला के जैसे जैसे देश तरक्की कर रहा है, विभिन्न विभिन्न तरह की तरक्कियां हो रही हैं, अलग अलग तरह के लोग जुड़ रहे हैं, अलग अलग दिशाओं में काम किया जा रहा है। फिर फोर्थ देखिए क्या बोल रहा है, फोर्थ में बोल रहा है नो कंट्री हैज येट अचीव द कॉम्बिनेशन ऑफ द वेरी हाई ह्यूमन डेवलपमेंट with a light ecological footprint and the impact of the climate change and biodiversity loss are growing। देखिए कोई भी दुनिया का कोई भी राष्ट्र अभी तक इतना तरक्की नहीं कर सका है, जिस राष्ट्र ने अपनी इकोलॉजी पे ध्यान नहीं दिया, अपने पर्यावरण पे ध्यान नहीं दिया, वो राष्ट्र कभी भी तरक्की नहीं कर पाया है। अभी फिलहाल हम आंसर लगाएंगे, ऑप्शन 1 विल बी अवर फाइनल आंसर। क्लियर। चलिए अब मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ क्वेश्चन 17 पर। बेटा एक्टिव पैसिव वॉइस आया है, क्या आया है, एक्टिव पैसिव वॉइस, तो कुछ ध्यान रखेंगे। अगर एक्टिव वॉइस में हमारे पास में हैज हैव के साथ में थर्ड फॉर्म होती है, तो पैसिव वॉइस बनाते समय हम क्या करते हैं, हैज हैव के साथ में लगाएंगे बीन और फिर लगाएंगे हम लोग थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो शुरू हो जाइए। यहाँ पर हैज बीन और थर्ड फॉर्म दी हुई है, यानी कि सेंटेंस है पैसिव वॉइस में। हमको चाहिए हैज हैव के साथ में थर्ड फॉर्म एक्टिव वॉइस बनाने के लिए। यहाँ वर दिया हुआ है, इसको कैंसिल करो। यहाँ पर हैड बीन दिया हुआ है, इसको कैंसिल करो। वाज दिया हुआ है, कैंसिल करो। यहाँ हैज आ रहा है और थर्ड फॉर्म आ रही है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 विल बी अवर फाइनल आंसर। क्लियर। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 18। अब 18 क्या बोल रहा है इसको भी देखते हैं। ये भी एक स्टोरी अरेंजमेंट की तरह दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 18, और इसमें क्या आंसर बनेंगे वो चेक करेंगे हम। देखिए जब कोई टाइमिंग शुरू होगा तो पहले किससे शुरू होगा, वर्तमान से शुरू होगा। और वर्तमान के लिए कौन सा टाइम दिया हुआ वो चेक करो पहले तो जाके। अच्छा मैं अपनी जो टेक्निक लगाता हूँ वो देखो, मैं कैसे टेक्निक लगाता हूँ। मैं पेपर में ज़्यादातर इस तरह की टेक्निक लगाता हूँ। ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। किस चीज़ का रिपीटेशन ज़्यादा है, ऑप्शन बी का, तो मैं इन दोनों को साइड कर दूंगा। और देखना मेरी ये टेक्निक ना 99% काम भी करती है, कभी 1-8% मिस हो जाती है। देखो पेपर है यार, मिस हो सकता है, लेकिन हाँ थोड़ी सी चालाकी मैं ये करता हूँ अपने एग्जाम के अंदर, और मेरा आंसर भी सही निकल आता है। देखिए अगर बी से सेंटेंस शुरू कर रहा हूँ, और जो बात मैं कह रहा था कि प्रेजेंट टाइम के लिए हम किसका यूज करते हैं, नाउ का। नाउ माई वेल बींग इज सिंपली द रिजल्ट ऑफ द केयरफुल मेजर्ड मोड ऑफ द लिविंग। परहैप्स द मोस्ट एस्टोनिश्ड थिंग इज दैट 3 times in my youth I was rendered by illness, hopeless, physically weak and given up by the physician। देखिए वो बोलता है कि अब मैं काफ़ी सुधार हूँ, अब मेरे जीवन में काफ़ी सुधार आ गया है। लेकिन अगर पुराने टाइम की बात कही जाए, जब मैं युवा था तो मैं करीब 3 बार बीमार पड़ा, और बीमारी इतनी भयानक थी कि मेरे जो फिजिशियन थे, जो मेरे डॉक्टर साहब थे, उन्होंने भी मेरे को दवाई वगैरह देने से, या उन्होंने हाथ जोड़ लिए थे कि भैया मैं अब तुम्हारा ध्यान नहीं रख सकता हूँ, या तुम ठीक नहीं हो सकते। लेकिन अब मैं सही हूँ। लेकिन क्यों सही हूँ, क्योंकि मैंने अपने जीवन का जो जीने का तरीका है वो काफ़ी ध्यानपूर्वक और काफ़ी नपा तोला तरीके से मैंने जीना चालू कर दिया है। सो ऑप्शन नंबर 1 विल बी दिस। अब बी के बाद में सी आएगा या बी के बाद में डी आएगा, इसके बारे में चर्चा कर लेते। फिर वो बोलता है मोर देन दिस, इसके अलावा भी, इसके अलावा मैंने क्या किया है, थ्रू इग्नोरेंस, लाइट हार्टेडनेस,
आई गॉट इन टू ऑल शॉर्ट ऑफ द डिफिकल्टी डेंजर स्क्रैप्स फ्रॉम आई एक्सटेंटेड माई सेल्फ बाय द इनेक्टमेंट। इसके अलावा देखिए मैंने काफ़ी ज़्यादा अज्ञानता का सामना किया है, लोगों की क्रूरता का सामना किया है, कठिनाइयों को झेला है मैंने। कई बार मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है, कई बार मैंने ऐसी स्थितियों को भी देखा है जहाँ पे लोग भूख प्यास के लिए तरस रहे हैं, स्क्रैप में कचड़े में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। मेरा जीवन कैसा हो जाता अगर मैं अपने खान पान पे अपने शरीर पे ध्यान नहीं देता, तो मेरा जीवन कैसा हो जाता, एक मलबे की भांति हो जाता, कचड़े की भांति हो जाता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 ये हो जाएगा। अब उसके बाद में देखेंगे ऑप्शन थर्ड, आई ऑलमोस्ट ड्राउन ऑफ 1000 डजन टाइम। कई बार तो मैं 100 कई 1 दर्जन बार तो मैं डूब चुका हूँ। बॉइल्ड अलाइव, जिंदा ही मैं उबल गया हूँ। जस्ट मिस्ड बीइंग क्रेमेटेड, और कई बार मेरे को दफन भी किया जा चुका है, यानी कि उसकी बॉडी इतनी कमजोर हो गई थी। देखिए अब बाहर के खान पान करने से क्या होता है, बॉडी बाहर से तो हम ऐसे दिखते हैं बहुत ज़्यादा फिट हों, लेकिन अंदर हम लोग बिल्कुल गुब्बारे जैसे दिखते हैं बाहर से, सॉफ्ट सॉफ्ट अच्छे से, लेकिन अंदर क्या होता है, पूरी गैस भरी हुई है ना। तो ऐसे ही जो बाहर का जो भोजन होता है वो क्या करता है, हमें इसी तरीके से नुकसान करता है। तो राइटर यही बात कह रहा है। फिर लास्ट में क्या बोलता है, बट आई रिकॉल दीज इंसिडेंट इन माई माइंड, आई फील कन्विंस दैट माई प्रिजर्वेशन वॉज ऑल टुगेदर एक्सीडेंट। उसके बाद में बोलता है कि जो चीज़ें मैंने अपने जीवन में सीखी हैं बाय एक्सीडेंट से ही सीखी हैं, यानी कई चीज़ें मेरे जीवन में घटनाक्रम से आई। मेरा जीवन कैसा सुधारीकरण कैसा आया, घटनाक्रम से, यानी कोई घटना घटी उससे सबक लिया और सबक लेने से मैंने सीखा। सो ऑप्शन नंबर 4 विल बी फाइनल आंसर। क्लियर? क्या मैं सही हूँ? 1 मिनट में चेक कर लूँ मैंने कौन सा टिक कर दिया है। सुन बी एड, अच्छा ये सॉरी मैंने गलत टिक कर दिया बेटा, है ना। मैं अपने शब्दों को वापस लूँगा, ये आंसर नहीं होगा। आंसर मेरे को कौन सा टिक करना है, ऑप्शन नंबर 3 विल बी माय फाइनल आंसर। क्लियर? ये हो जाएगा, सीक्वेंस मैच करेंगे ना, बी सी ए डी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं। 19 क्या कह रहा है, 19 में बोला गया है कि एक पैराग्राफ दिया गया है जिसमें फर्स्ट सेंटेंस और लास्ट सेंटेंस, फर्स्ट सेंटेंस है S1, ये रहा S1, सेकंड सेंटेंस है S6, ये रहा S6। अब इन दोनों, ये स्टार्टिंग है, ये ट्रेन का इंजन है, और ये लास्ट वाला बॉक्स है ट्रेन का। अब बीच में ये 4 डब्बे लगे हुए हैं, चारों डब्बों को आपको अरेंज करना है। अब कैसे अरेंज करेंगे वो हम लोग डिसाइड कर लेते हैं। देखिए पहले तो ऑप्शन चेक कीजिए, क्या सारे ऑप्शन सही हैं, सी डी ए बी। भैया चारों ऑप्शन डिफरेंट हैं, तो अब इसके अंदर आपको सीधा, अगर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है तो सारे बन जाएंगे। देखो बट आल्सो, आप लोगों ने पढ़ा होगा नॉट ओनली बट आल्सो। क्या पढ़ा होगा, नॉट ओनली बट आल्सो। इसमें पढ़ा है कंजंक्शन चैप्टर में, है ना, पेयर है ना। तो हमको एक बात कंफर्म है कि पहले आएगा नॉट ओनली वाला सेंटेंस और फिर आएगा बट आल्सो वाला सेंटेंस। तो हमको ये पता चल गया कि ये 100% बी के बाद में ए आ रहा है। क्या आ रहा है, बी के बाद में ए आ रहा है, हमारा एक पेयर बन गया है। अब बस ये देखो, क्या यहाँ पे बी के बाद में ए आ रहा है, नहीं बेटा, यहाँ तो ए बी आ रहा है। यहाँ पे भी ए बी आ रहा है जो कि गलत है, यहाँ पर भी ए बी आ रहा है जो कि गलत है। क्या आना चाहिए, बी ए आना चाहिए। पहले फोर्थ वाले ऑप्शन में ही आ रहा है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको पढ़ के बता देता हूं ये कैसे हुआ। इन डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर, इन डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर, अच्छा, वी हैव नॉट ओनली अ क्रूसेडर अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम। अच्छा, कास्ट सिस्टम, वो केवल ना केवल जो कास्ट सिस्टम था उसके अंदर क्या थे, क्रूसेडर। क्रूसेडर वो व्यक्ति होता है जो धर्म को तोड़कर या धार्मिक कृत्यों में से एक नई शाखा बनाता है, एक नई विचारधारा को लाता है। बट आल्सो एन एल्डर स्टेटमेंट्स एंड नेशनल लीडर, बल्कि क्या थे, वो केवल एक ऐसे नहीं थे जो हमारे कास्टिज्म सिस्टम को ख़त्म करना चाहते थे, है ना, कास्ट सिस्टम के अंदर सुधारीकरण चाहते थे, बल्कि वो क्या थे, एक हमारे बुजुर्ग स्टेटमेंट भी थे और नेशनल लीडर भी थे। उसके बाद में आ गया सी, अ वेलिएंट फाइटर फॉर द कॉज ऑफ द डाउन ट्रेडर इन इंडिया। भारत के अंदर दबे कुचले वर्ग के लिए वो एक क्या थे, एक बहुत ही शक्तिशाली योद्धा थे। हुज कंट्रीब्यूशन इन द फॉर्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विल बी चेरिस्ड फॉर एवर बाय द प्रोस्पेरिटी। और जिनका जो इनका जो योगदान है वो किसमें था, भारत के संविधान के निर्माण में इनका सबसे बड़ा योगदान रहा। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 4 विल बी फाइनल। आगे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, व्हेन द विक्टिम नरेटेड हिज वर्जन्स ऑफ द इंसिडेंट। जब जब विक्टिम ने
यानी जो पीड़ित व्यक्ति ने जब इंसिडेंट बताया, घटना दुर्घटना का इंसिडेंट बताया, द ज्यूरी वाज डैश, ज्यूरी वाज डैश। तो ज्यूरी क्या थी? ज्यूरी का मतलब क्या होता है कि जो जजेस होते हैं, न्याय दल क्या हुआ उनसे? ऑनेस्टली सेटिस्फाइड, ईमानदारी से सेटिस्फाइड हुआ? नहीं। एक्सक्यूटिंगली सेटिस्फाइड, एक्सक्यूटिंगली का मतलब क्या होता है? किसी को परेशान करना, यातना देना, ऐसा भी नहीं। परफेक्टली सेटिस्फाइड, ऐसा भी नहीं हुआ होगा। वो हुआ होगा पूर्ण रूप से सहमत हुआ होगा। क्या होगा? पूर्ण रूप से सहमत हुए होंगे, है ना। मान लीजिए कोई कहीं बाढ़ आ गई, अब उसमें एक व्यक्ति क्या होगा, बाढ़ से विक्टिम हो गया। विक्टिम का मतलब होता है पीड़ित हो गया, बाढ़ पीड़ित हो गया। अब उसकी जो कहानी है उसने न्याय दल को बताई कि देखो भाई ऐसा ऐसा हुआ था, मैंने एक फ्लैट लिया था, फ्लैट के अंदर ये कमियां थी, इस कमी के कारण ये फ्लैट बाढ़ का शिकार हो गया या पानी के दबाव को नहीं झेल पाया। तो ज्यूरी को जो उसने इंसिडेंट बताया उससे ज्यूरी क्या थी? कंप्लीटली सेटिस्फाइड थी। 21 पर आइए और 21 क्या कह रहा है? 21 में तो पहले तो भैया ऑप्शन चेक करो, डी, बी, बी, बी। इसका मतलब डी वाला तो कैंसिल है, ये तो हो ही नहीं सकता। अब सेंटेंस की शुरुआत बी से ही है, इसी से शुरू करेंगे। एजाइल ऑन वाटर बट ऑकवर्ड ऑन लैंड, द ग्रीन एनाकोंडा इज वन ऑफ द लार्जेस्ट स्नेक इन द वर्ल्ड। देखिए, पानी में बहुत तेज होता है, बहुत तेज चलता है। ऑकवर्ड इन लैंड, जमीन पे बहुत धीरे चलता है। द ग्रीन एनाकोंडा इज वन ऑफ द लार्जेस्ट स्नेक इन द वर्ल्ड। हरे रंग का जो एनाकोंडा है वो संसार का सबसे बड़ा सांप कहलाता है। तो सेंटेंस वन ये हो गया, ठीक है। अब सबसे बड़ा सांप है तो कुल मिला के सबसे पहले भैया उसकी हाइट लेंथ के बारे में चर्चा होनी चाहिए। तो हाइट लेंथ के बारे में समझ लीजिए क्या बोल रहे हैं। उसकी जो लेंथ है फिर आएगा, अब यहां से शुरू होगा आपका। उसकी जो लेंथ है एट 29 फीट लॉन्ग, कितनी है उसकी? 29 फीट उसकी लंबाई है उसकी। 550 पाउंड इसका वजन है। दी स्नेक्स आर ह्यूज, ये सांप क्या होते हैं? बहुत बड़े होते हैं। ये बी के बाद में आना चाहिए डी। टू के बाद में आप क्या चाहिए? थर्ड सेंटेंस चाहिए। मोस्ट पीपल एज्यूम, ये रहा सी वाला हो जाएगा थर्ड। ज्यादातर लोगों का मानना है एनाकोंडा आर वेरी पॉइजनस, ज्यादातर लोगों का मानना है कि एनाकोंडा बहुत जहरीला होता है। दे आर एक्चुअली नॉन वेनमस, वेनमस का मतलब क्या होता है? जहर। अक्सर अक्सर क्या होता है उनके अंदर जहर नहीं होता है। देखिए जितना छोटा सांप होगा उतना जहरीला होगा, और जितना बड़ा सांप होगा जो आकृति में बड़ा होगा वो कम जहरीला होता है। जबकि छोटे सांप क्या होता है? फुर्तीले होते हैं, जहरीले होते हैं, ठीक है। इंस्टेड दे आर कंस्ट्रिक्टर, मीनिंग दे स्क्वीज देयर प्रे टू दैट बिफोर द सॉलिंग इट हो। वो क्या करते हैं कि अपने जो शिकार है उस शिकार को क्या करते हैं, वो ऐसा नहीं है डंक सांप ने वो काट लिया और जहर फैल गया शरीर के अंदर, नहीं। वो क्या करता है? अपने शिकार को जिंदा निकल जाता है और फिर धीरे धीरे करके अपने पेट के अंदर जो केमिकल रिएक्शन के थ्रू वो शिकार की पूरी एनर्जी को खा जाता है। तो इसका जो फाइनल आंसर लगेगा ऑप्शन वन विल बी अवर फाइनल आंसर, बाकी ऑप्शन हट जाएंगे, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 22। 22 क्या कह रहा है इसको समझ लेते हैं। द ऑडियंस स्नीयर्ड। अब स्नीयर्ड का मतलब क्या होता है? किसी का मजाक उड़ाना, उपहास उड़ाना, ठीक है। तो शुरू हो जाइए। मजाक उड़ाने के लिए स्नीयर्ड का मतलब होता है मजाक उड़ाना। वेव का मतलब क्या होता है? लहराना। क्या होता है? लहराना, ठीक है। जैसे लहर होती है ना वेव, तो लहराना होता है। एस्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है? रेस्पॉन्सिबल, रेस्पॉन्सिबल, उत्तरदायी होता है। लॉजिट का मतलब क्या होता है? किसी को एडमायर करना, किसी की प्रशंसा करना। और अनलीश का मतलब होता है शुरुआत करना। अभी देखिए किसी का मजाक उड़ाया जा रहा है, ये नेगेटिव बात है। हमको क्या चाहिए? इसका अपोजिट पॉजिटिव चाहिए, एडमायर यानी प्रशंसा। ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी फाइनल, ठीक है। इवन दो जेम्स वॉन द इलेक्शन ही हैज नॉट brought any of his campaign promises to fruition, fruition। ये देखिए फ्रूट जैसा वर्ड दिखाई दे रहा है, फ्रूट। फ्रूट का मतलब क्या होता है? फल, यानी कि सफलता, ठीक है। जेम्स ने इलेक्शन जीतने के बाद में भी वो किसी भी प्रकार का कोई ऐसा सफल कैंपेन नहीं कर पाया। डिसअपॉइंटेड का मतलब क्या होता है? होपलेस, यानी कि निराशा, ठीक है। नरिशमेंट का मतलब क्या होता है? किसी को पोषित करना, पोषित करना या पोषण कह सकते हैं आप। एकम्प्लिश का मतलब क्या होता है? सफल होता है। एकम्प्लिश का मतलब क्या होता है? कोई काम क्या हो, सफल हो जाए। और कंसीलमेंट का मतलब होता है किसी चीज को छिपाना, यानी कि हाइड। हमको क्या चाहिए?
मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग, यानी कि हमको बताना है सिनोनिम्स। तो सफलता का क्या बनेगा, सफल। ऑप्शन नंबर 2 विल बी फाइनल। क्लियर। चलिए 24 पर आ जाते हैं। तो देखिए क्या बताना है, पैसिव वॉइस बताना है बेटा। क्या बताना है, पैसिव वॉइस बताना। इसका एक ट्रिक आपको बता देते हैं। अगर एक्टिव वॉइस में कभी भी सेकंड फॉर्म या डिड आ जाए तो पैसिव वॉइस बनाते समय आपको वाज, वर और थर्ड फॉर्म का यूज करना चाहिए। चलिए डिड आ रहा है, क्या चाहिए, वाज वर के साथ में थर्ड फॉर्म। यहाँ डिड आ रहा है, गलत है। यहाँ हैड आ रहा है, गलत है। हैड आ रहा है, गलत है। वाज आ रहा है, सही है। ऑप्शन नंबर 4 विल बी फाइनल आंसर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं, करिए आप 25 को क्वेश्चन को। आपको क्या करनी है, गलत स्पेलिंग बतानी है। तो शुरू हो जाइए। रिव्यू की स्पेलिंग, और क्वेश्चन में कहाँ रिव्यू लिखा हुआ है, यहाँ पे रिव्यू लिखा हुआ है, लगभग ठीक है दोनों की स्पेलिंग। इररेगुलर की स्पेलिंग ठीक है, इररेगुलर की स्पेलिंग ठीक है, सेम सिंग स्पेलिंग है, कोई गड़बड़ नहीं है। एकेडमिक की स्पेलिंग सही है, एकेडमिक की स्पेलिंग सही है, कोई दिक्कत नहीं है। एफिलिएटेड की स्पेलिंग और यहाँ पर एफिलिएटेड की स्पेलिंग देखो अंतर है, यहाँ पे सिंगल एफ आ रहा है, ये गलत है। जिसमें डबल एफ आता है वही सही होता है। सो ऑप्शन नंबर 3 विल बी फाइनल आंसर। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। 26 क्या कह रहा है, नाउ अ डेज ऑनलाइन शॉपिंग इज ईजियर। कौन सी डिग्री है बेटा, कंपैरेटिव डिग्री है, ईजियर। कंपैरेटिव डिग्री के साथ में हमेशा क्या लगता है, देन। कौन सा वाला देन लगता है, THAN वाला देन लगता है। ऑप्शन नंबर 1 विल बी फाइनल आंसर। 27 पर आइए। 27 में क्या करना है, तो समझिए। डायरेक्ट नरेशन में आता है इज एम आर, ठीक है। और जब उसका इनडायरेक्ट नरेशन आप बनाते हैं तो इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय आता है वाज या वर, ठीक है। अभी इनडायरेक्ट नरेशन ऊपर दिया हुआ है, ये आ रहा है वाज या वर, हमको बनाना है डायरेक्ट नरेशन, ठीक है। तो देखिए वाज या वर का वाज या वर तो होने वाला नहीं है, कैंसिल। वाज या वर का हैड बीन भी नहीं होगा, कैंसिल। हैव बीन भी नहीं होगा, कैंसिल। इज एम आर आएगा। देखिए कितना आसान आया है ये पेपर। ये डेट भी डली हुई है, देखिए 7/3/2023 को कितना आसान पेपर आया था। मेंस का पेपर था 2022 में, 22 सत्र था। और पेपर कब हुआ था, 7/3/2023 में हुआ। ऑप्शन नंबर 3 विल बी फाइनल आंसर। क्लियर। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। 28 में बताना है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन आपको बताना है। एन आर्क स्ट्रक्चर इन अ ग्राउंड हैविंग क्लाइंबिंग प्लैनेट्स प्लांट्स। आपने देखा जैसे कोई पार्क हो, उस पार्क के अंदर क्या करते हैं, लोहे की ग्रिल लगाकर ऐसा एक दरवाजा बना देते हैं लोहे का, ठीक है, ऐसे करके। और इसके ऊपर कई सारी लताएं पेड़ की चढ़ा देते हैं, ठीक है। या आपने ऐसा देखा होगा पार्क के अंदर जैसे कोई झूला वगैरह है तो उसके ऊपर ऐसे करके पेड़ के फूल पत्तों की लताएं चढ़ा दी। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है, इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं वो पूछा गया है, ठीक है। उस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं वो देखते हैं। लिखा हुआ परगोला, इसका मतलब होता है लता मंडप। लता मंडप क्या होता है, जैसे कि मंडप बना रहता है, मंडप के ऊपर हमने काफी सारे फ्लावर की डेकोरेशन कर दी, पेड़ पौधों की, लता मंडप कहलाए। पैथ का मतलब क्या होता है, रास्ता, वे। शेड का मतलब क्या होता है, छांव होती है किसी चीज की। और शेल्टर का मतलब क्या होती है, किसी की शरण में जाना, है ना। किसी की क्या जाते हैं हम, शरण में चले जाने। अभी क्या चाहिए हमको, मंडप की बात हो रही है, लता की बात हो रही है, मंडप जैसा डिजाइन होता है। सो ऑप्शन नंबर 1 विल बी फाइनल आंसर। क्लियर। अब आगे देखिए। अब आपसे एक्टिव पैसिव वॉइस फिर पूछा है, तो एक्टिव पैसिव वॉइस में कुछ स्ट्रक्चर को ध्यान रखिए। एक्टिव वॉइस में आता है वर्ब की सेकंड फॉर्म और डिड। तो पैसिव वॉइस में क्या होना चाहिए, वाज वर्ब के साथ में थर्ड फॉर्म। बेटा मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं कि गारंटेड है, ये वाले फॉर्मूले से आप बच नहीं सकते हो, 101% ये वाला फॉर्मूला आएगा ही आएगा एक्टिव पैसिव वॉइस में, क्योंकि हर सेट में आ रहा है, यही वाला आ रहा है, कोई दूसरा आता ही नहीं है। देखिए कैसे स्टोरी चल रही है, क्या हो रहा है। यहाँ पे वाज दिया हुआ है, यहाँ पे दी गई है थर्ड फॉर्म। हमको सिर्फ इतना ढूंढना है कि सेकंड फॉर्म कहाँ पर है, बस इतना ढूंढ लो। देखो अगर लास्ट वाले से शुरू करूँ, देखिए यहाँ वाज आ रहा है, भाई क्वेश्चन में भी वाज, आंसर में भी वाज, ये तो हो नहीं सकता। यहाँ पे देखो वाज आ रहा है तो नहीं हो सकता। यहाँ पे भी वाज आ रहा है, नहीं हो सकता। यहाँ पे कोई वाज आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। देखिए यहाँ पर क्या आ रही है, सेकंड फॉर्म आ रही है हर्ड।
यही हमारा आंसर होगा। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं अब आगे की तरफ। चलिए अब आगे भैया पैसेज के ऊपर आ गए हैं। अब लगभग यहाँ क्वेश्चन नंबर 30 से लेके आगे 45 तक लगातार पैसेज पैसेज और रीडिंग सेक्शन मिलेगा। थोड़ा सा बड़ा रहने वाला है तो आप घबराइए मत, पढ़ते रहिए, 2 सेक्शन में वीडियो को देखिए। हालांकि मेरे लिए तो बहुत कष्टकारी हो जाता है लगातार कंटिन्यू एक वीडियो को करते रहना, बोलते रहना। द सन इज द स्टार एट द सेंटर ऑफ डैश सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम के मध्य में सूरज क्या है? एक तारा है। तो सोलर सिस्टम के लिए क्या लगाते हैं बेटा? द सोलर सिस्टम। ऑप्शन नंबर 3 विल बी फाइनल। ठीक है। इट इज नियरली परफेक्ट बॉल ऑफ हॉट प्लाज्मा। ये एक बॉल होती है, गेंद होती है गर्म प्लाज्मा की। द सन हैज इंस्पायर्ड अस सिंस एंशिएंट टाइम। पुराने समय से ही हम सूरज से क्या है? प्रभावित रहे हैं। इट्स सेंट्रल इज टू द मैथोलॉजी। इसके बारे में हमको मैथोलॉजी पुरानी किताबों में भी मिलता है, धर्म में भी जानकारी मिलती है। इन डैश अराउंड द वर्ल्ड, और सारे संसार में मिलती है। तो सभी संसार में क्या है? संसार के क्या है? प्रोसेस हैं? नहीं। प्रकार हैं? नहीं। संसार में कल्चर चलता है, सभी तरह के कल्चर में हमको इसकी जानकारी मिलती है। इट कीप्स अवर प्लानेट वार्म, ये हमारे प्लानेट को गर्म रखता है। लिविंग थिंग्स ग्रो, ठीक है, हम जिससे ताकि हमारी जो चीज़ें हैं, जो जीवंत चीज़ें हैं वो जीवित रहें। इट गिव्स अस लाइट टू सो वी कैन सी, हमको रोशनी देता ताकि हम देख सकें। इट इज़ फार बाय द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर इससे भी बाहर अगर हम सोचें तो और ये क्या है? फार बाय इम्पॉर्टेंट ऑफ एनर्जी। ये क्या है? एनर्जी का क्या है? अच्छा ये है इसका ऑप्शन। ये क्या है? एनर्जी का सोर्स है, सोर्स ऑफ एनर्जी हमारे लिए। ठीक है। फॉर लाइफ ऑन अर्थ इट इज अबाउट 100 टाइम एज वाइड। देखो एज आ गया तो कंफर्म है आगे क्या आएगा? एज आएगा। स्ट्रक्चर पढ़ाया था ना एज, पॉजिटिव डिग्री एज वाला। तो देखिए मेरे हिसाब से 33 में क्या आ जाएगा? एज वाइड एज द अर्थ। ये उतना ही 100 टाइम बड़ा है, किससे? पृथ्वी से बड़ा है। ऑप्शन नंबर 1 विल बी एज। ठीक है। इफ देयर वाज नो सन, अगर कोई सूरज नहीं होगा, मैनी थिंग वुड नॉट ऑकर लाइक फोटोसिंथेसिस, कई सारी चीज़ें नहीं होंगी जैसा कि फोटोसिंथेसिस, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की ऑक्सीजन का जो है प्रेजेंस नहीं हो पाएगा। विच वुड हैव कॉज नो एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ, जिसके कारण क्या होगा? जीवन का कोई भी हमारा मूल नहीं रह जाएगा। ठीक है। चलिए अब पैसेज दिया हुआ है, पैसेज काफ़ी बड़ा है। पैसेज को मैं अभी रीड करूंगा, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट कीजिए। मैं 3 गिनने तक मैं थोड़ा साइड हट जाऊंगा। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3। चलिए अब आ जाइए अपने पैसेज पर। पूरा पैसेज को रीड करूंगा, उसका ट्रांसलेशन करूंगा, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक है। एज द सन inches closer to the peak activity of the solar system, an explosion have been picked up behind the northeastern limbs of the star in solar system। देखिए सोलर सिस्टम के अंदर क्या है? सूरज क्या है? केंद्र है। लेकिन इसके केंद्र सूरज की कहीं पर, इसकी कहीं इंचेस पर क्या हो रहा है? धमाका हो रहा है, जिसकी वजह से क्या, उसकी जो सतह है, सतह के ऊपर रोजाना एक्सप्लोजन होते ही रहते हैं। ठीक है। जिसके कारण हमारा हमेशा जो सोलर सिस्टम है हमेशा हमारा क्या? जिज्ञासा का केंद्र रहा है। सोलर ऑब्जर्वेशन सॉ बिट्स पीसेज ऑफ द एक्सप्लोजन। सोलर ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या होता है कि कई सारे जो हमारे जो, ये कह सकते हैं कि जो सौर मंडल के अंदर जो सौर मंडल के अंदर जो हमारी कंपनीज ऑब्जर्वेशन करने वाली जो कंपनीज हैं, उन्होंने ये देखा है कि छोटे छोटे से टुकड़े क्या हैं उस एक्सप्लोजन में से, उस धमाके में से फैल रहे हैं। विच रिमेन ऑब्सक्योर इन व्यू फॉर द अर्थ ऑफ, और जो पृथ्वी के ऑर्बिट के अंदर भी काफ़ी सारी जगहों पे वो टुकड़े फैलते जा रहे हैं। द एक्सप्लोजन वाज स्पॉटेड 31 जनवरी अराउंड 2309 यूटी। तो बोला गया 31 जुलाई को करीब 2309 यूटी को इसको देखा गया था। एंड अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट registered a long-lasting C9.3 class solar flare. The intensity is probably underestimated because it is partially eclipsed by the age of the sun. उसकी तीव्रता इतनी ज़्यादा थी कि सूरज, वो धमाके की तीव्रता इतनी ज़्यादा थी कि सूरज के इस हिस्से पर भी उसका प्रभाव देखा गया, और उसकी वजह से पृथ्वी के इस हिस्से पर भी उसका प्रभाव देखा गया। नासा सोलर डायनेमिक ऑब्जर्वेटरी एसडीओ सॉ द हॉट डेब्रिश, उन्होंने देखा
डेब्रिश का मतलब होता है कचरा, फ्लाइंग अवे फ्रॉम द ब्लास्ट साइट। नासा ने ये देखा कि जो कचरा ब्लास्ट हो रहा है उसकी वजह से कचरा क्या इधर उधर फैलता जा रहा है। स्पेस वेदर ट्रैक्स in the solar activity reported that while the explosion was powerful, experts have predicted that the earth is not in the line of fire from the sun। देखिए एक्सप्लोजन जो धमाका है, जैसे मान लीजिए ये सूरज है, ठीक है, ये रहा सूरज और ये रही पृथ्वी। जो धमाका हो रहा है, धमाके का प्रभाव आ रहा है इतने एरिया में, लेकिन हमारी जो पृथ्वी है वो अभी इसके धमाके के प्रभाव में ज़्यादा नहीं आई है, ठीक है। Scientists are expected to get a view of active regions later this week and it comes to the site. The earth is not in the line of fire. The explosion is significantly because it may be herald an active region set to emerge over the sun north limbs later this week. A new sunspot group could bring an end to the week of the relative quiet space weather said it। देखिए धमाके की वजह से कुल मिला के क्या है, एक बड़ा विस्फोट हुआ, चारों तरफ कचरा फैल गया है, जिसका प्रभाव पृथ्वी पे भी देखने को मिल रहा है। कुछ हफ्तों बाद में इसके बारे में कुछ और जानकारी मिलेगी, ठीक है। अब देखिए हमारे पास में वर्ड आया है क्या, स्पॉटेड। स्पॉटेड का मतलब क्या था, किसी चीज को देखना, जैसे बोल सकते हैं कि देखा गया है, ठीक है। प्लेस्ड का मतलब क्या होता है, किसी चीज को रखना, किसी जगह पे रखना। विटनेस का मतलब क्या होता है, सबूत होना किसी चीज का, ठीक है। और स्प्लॉची का मतलब क्या होता है, धब्बे, छोटे छोटे से दाग होते हैं ना, धब्बे कहलाते हैं, ठीक है। धब्बे के चिन्ह, इसमें भी धब्बे हो जाएंगे, ठीक है। ये भी स्पेकल्ड का मतलब भी क्या होता है, धब्बे होते हैं। तो देखिए किसी चीज को देखा गया है, इसका मतलब क्या है, ऑन द स्पॉट, यानी कि एक सबूत है। सिनोनिम आपको बताना है, विटनेस हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, विटनेस। अब आपको दोबारा से सिनोनिम बताना है, पीक। पीक का मतलब क्या होता है, शिखर, क्या होता है, टॉप, शिखर होता है। बॉटम का मतलब होता है निचला बिंदु, है ना, बॉटम मतलब जमीनी तल। पॉइंट का मतलब बिंदु होता है। जेनिथ का मतलब होता है टॉप यानी कि शिखर। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। अच्छा, इसके बाद में अगला वर्ड है हमारे पास में ग्लैंस। तो ग्लैंस का मतलब क्या होता है, किसी की एक झलक होना, ठीक है, एक झलक पाना या एक नजर। अब आएंगे क्वेश्चन नंबर 36 पे। डेब्रिश का मतलब क्या होता है, डेब्रिश का मतलब होता है कोई चीज क्या, मलबा, जैसे कचरा होता है ना, कचड़े का जो मलबा होता है काफी ज्यादा जो फैला रहता है, मलबा या कचरा, मलबा या कचरा, ठीक है। स्पेक्स का मतलब क्या होता है बताइए, स्पेक्स का मतलब होता है धब्बा। लिक्विड का मतलब तरल होता है। रेस का मतलब किरणें होता है। और डेट्रिटस का मतलब क्या होता है, मलबा या गंदगी या कचरा, ठीक है। विस्फोट हुआ था ना, तो विस्फोट की वजह से क्या है, मलबा फैल गया था। पार्शियली का मतलब देखिए, पार्शियली का मतलब क्या होता है, पार्शियली का मतलब होता है आंशिक रूप से, क्या होता है, आंशिक, आंशिक रूप से, यानी पूरे रूप से नहीं, आधे रूप से, आंशिक रूप से। सपोर्टिव का मतलब क्या होता है, किसी की सहायता करना। पार्टली का मतलब आंशिक रूप से होता है। फ्रैंकली का मतलब क्या होता है, कोई चीज क्या हो, स्पष्ट हो, क्लियर हो। और कंप्लीटली का मतलब होता है पूरा। अभी अपना आंसर क्या हो जाएगा, पार्शियली का क्या बन जाएगा, पार्टली, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 विल बी फाइनल। चल, अब भैया हमने एक पैसेज पढ़ लिया, 37 तक हम पढ़ चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 38 से लेके पूरा का पूरा 41 तक इस पैसेज के अंदर क्वेश्चंस हैं। अब इसको मेरे को पहले पढ़ना पड़ेगा पैसेज को, फिर मैं आंसर करूंगा, ठीक है। 5-10 मिनट मुझे और दीजिए, कंप्लीट होता है। टेंस ऑफ हंड्रेड ऑफ पीपल, थाउजेंड्स ऑफ पीपल lost their homes, catastrophic earthquake hurtled around the campfire in the bitter cold, clamor for the food, water on Thursday, 3 days after the Templar hit the Turkey and Syria and killed more than the 19,300 on Monday, 6 फरवरी 2023। देखिए 6 फरवरी 2003 को एक आया भूकंप। उस भूकंप ने क्या किया, तुर्की शहर और सीरिया शहर, दोनों शहरों को दहला दिया। 19,300 लोग इसमें मारे गए। भोजन के लिए लोग भूखे प्यासे चीख पुकार करने लगे, भोजन के लिए, पानी के लिए फड़फड़ाने लगे लोग। इमरजेंसी क्रू यूज द पिकैक्स, शोवल एंड द जैक हैमर टू डिग थ्रू द ट्विस्टेड मेटल कॉन्क्रीट एंड ओकेशनली स्टिल पुल आउट द सर्वाइवर। इमरजेंसी क्रू ने, जो सहायता दल था, उसने कुल्हाड़ी
कुल्हाड़ी, बेलचा, हथौड़ा वगैरह इनकी जरिए क्या करा, जो भी लोग जमीन के अंदर दबे कुचले थे उनको निकाला। इन टर्किश सिटी, तुर्क शहर में क्या हुआ, एंताकाया डजंट ऑफ स्क्रम्बल्ड ऑफ एड इन फ्रंट ऑफ अ ट्रक डिस्ट्रीब्यूटेड चिल्ड्रन कोट्स एंड अदर सप्लाईज। देखिए भैया क्या हुआ था कि टर्किश शहर में, तुर्की शहर में क्या हुआ था कि करीब दर्जन भर जो थे ट्रक थे वो पहुंचे लोगों की सहायता करने के लिए। उन्होंने बच्चों को कोट दिए और भोजन की अन्य सामग्रियां वितरित की। मैनी ऑफ दोज हु लॉस देयर होम्स फाउंड शेल्टर इन द टेंट्स, स्टेडियम एंड अदर टेम्परेरी एकोमोडेट्स। कई सारे लोग जिन्होंने अपने जीवन को खो दिया था या अपने जीवन साथियों को खो दिया था, उन बचे हुए लोगों को शरण दी गई टेंट के अंदर। बट अदर स्लेप्ट आउटडोर, लेकिन कुछ लोगों को बाहर ही सोना पड़ा। इन अंताकाया ओवर द 100 बॉडीज वर अवेटिंग आइडेंटिफाइड इन द मैक्सशिफ्ट मॉर्गेज आउटसाइड ऑफ द हॉस्पिटल। देखिए हॉस्पिटल के बाहर करीब 100, मैं थोड़ा सा साइड में हो जाता हूँ मैं जिससे आप देख पाए क्या लिखा हुआ है। तो करीब 100 करीब डेड बॉडीज क्या है हॉस्पिटल के बाहर इंतजार कर रही हैं दफन करने के लिए, डेड बॉडीज को दफन करना है। Authority called off the search and rescue operation in the city of Kilis and Seniliurfa। दो शहर हैं किलीज और सेनलिउर्फा, where destruction was not as severe as other impacted region। देखिए दो शहर हैं किल्स और सेनलिउर्फा, इधर पे इतना ज़्यादा प्रभाव नहीं हुआ है डिस्ट्रक्शन का जितना ज़्यादा बाकी क्षेत्र पर हुआ है। The UN is authorized to deliver aid through only one border crossing and road damage has prevented thus far। The UN officially pleaded for the humanitarian concern to take the precedence over the wartime politics। देखिए ध्यान रखिए, तुर्की और सीरिया के बीच में चल रहा है युद्ध। इस समय क्या हो गया कि अचानक से अर्थक्वेक आ गया जिसकी वजह से क्या हो गया कि दोनों शहर जो हैं वो दहल गए हैं। ठीक है, अब ये यूनाइटेड नेशंस है वो क्या कर रहा है, सहायता पहुंचा रहा है, लेकिन कहाँ पे सहायता पहुंचा पा रहा है, जहां तक उससे संभव हो पा रहा है। हर क्षेत्र में सहायता वो नहीं पहुंचा पाएगा। अभी इसका स्क्रीनशॉट कीजिए, मैं साइड हो जाता हूँ। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3। चलिए, द स्केल ऑफ लॉस एंड सफरिंग रिमेन मैसिव। ये काफ़ी सारा नुकसान हो गया है। टर्किश अथॉरिटी सेड दैट ऑन थर्सडे that the death toll had risen to the more than the 16,100 in the country with the more than 64,000 injured। देखिए पहले 16,000 थे, फिर कितने हो गए, 64,000 लोग मारे गए गुरुवार के दिन। टर्किश जो अधिकारी थे उन्होंने बताया। इन सीरिया विच इंक्लूडेड गवर्नमेंट हेल्ड रेबेल हेल्ड एरिया मोर देन द 3,100 रिपोर्टेड डेड एंड मोर देन द 5,000 इंजर्ड। देखिए सीरिया के अंदर जहाँ पे विद्रोह वाला क्षेत्र है वहाँ पर 31,000 लोगों की मारे जाने की खबर आई है और 5,000 लोग उसमें पीड़ित हो गए हैं। रेस्क्यू टीम्स अर्ज टू क्वाइट इन द होप ऑफ हरिंग स्टीफल प्लीज ऑफ द हेल्प एंड द सीरियन पैरामेडिक ग्रुप नोन एज द वाइट हेलमेट्स नोटेड दैट। देखिए ये जो ग्रुप था जो लोगों की सहायता कर रहा था उस ग्रुप को क्या बोला गया था, वाइट हेलमेट ग्रुप बोला गया था। एवरी सेकेंड कुड मीन सेविंग अ लाइफ। हर सेकंड पे क्या हो रहा था, लोगों की मौत हो रही थी। और जैसे जैसे उनका सर्च ऑपरेशन बढ़ता जा रहा था तो वो हर सेकंड पे लोगों को बचाने की कोशिश भी कर रहे थे। बट मोर एंड मोर ऑफन द टीम पुल्ड आउट द डेड बॉडीज। लेकिन टीम को क्या मिलती थी, ज़्यादा जीवित लोग कम मिलते थे, मृत लोग ज़्यादा मिलते थे। इट वॉज नॉट क्लियर हाउ मैनी वर स्टिल अनकाउंटेड फॉर द बोथ कंट्री। और अभी भी ये ज्ञात नहीं था कि दोनों कंट्री में कितने लोग मारे गए हैं, इसकी कोई जानकारी नहीं थी। Turkish disaster management agency said more than the 110,000 rescue personnel were now taking part the effort more than the 5,500 vehicle। देखिए 1 लाख से ज़्यादा जो थे कर्मचारी थे, सहायता कर्मचारी थे, और 5,500 से ज़्यादा गाड़ियाँ लगी थी, जिसके अंदर क्या क्या गाड़ियाँ शामिल थी, ट्रक शामिल था, क्रेन्स, बुलडोजर, इवैक्यूएटर हैज़ बीन शिफ्ट। तो करीब 5,500 गाड़ियाँ गई हैं, क्रेन गई है, बुलडोज़र गया है, और आपने जेसीबी मशीन भी देखा है। ठीक है, उसको इवैक्यूएटर बोलते हैं, एक्सकेवेटर बोलते हैं, एक्सकेवेटर। द फॉरेन मिनिस्ट्री सेड 95 countries have offered help, more than that of number of sent a total nearby 6,500 rescue। Another 2,400 more are still expected to arrive। International aid for the Syria was far more sparse। Effort
देयर देयर हैव बीन हैम्पर्ड बाय द सिविल वॉर एंड आइसोलेशन ऑफ द रेबल हेल्ड रीजन अलोंग द बॉर्डर सराउंडेड बाय द रशिया बैक गवर्नमेंट फोर्स। देखिए ध्यान से सुनिए, सिविल वॉर हो रहा है, सिविल वॉर से दो प्रदेश प्रभावित हैं, एक कौन है, तुर्की, और दूसरा कौन सा देश बताया था इसमें, एक तो तुर्की बताया था, दूसरा क्या बताया था, सीरिया। तो दोनों देशों में क्या युद्ध छिड़ा हुआ है। अब सीरिया में क्या है कि ज़्यादा युद्ध छेड़ चल रहा है, वहाँ पे क्या अलगाववाद ज़्यादा है, वहाँ पे घटनाएं, लड़ाई दंगा ज़्यादा है, तो वहाँ पे जो है सहायता नहीं पहुँच पा रही है, जबकि तुर्की थोड़ा शांत एरिया है, वहाँ पे सहायता पहुँच पा रही है। अब शुरू हो जाइए भैया, क्या करना है हमको। वर्ड दिया हुआ है क्लैमर। क्लैमर का पहले मीनिंग समझिए, इसका मतलब होता है शोर मचाना। क्या होता है क्लैमर का मतलब, शोर मचाना। स्क्रैम्बल, स्क्रैम्बल का मतलब होता है कोशिश करना यानी स्ट्रगल करना। और हैम्पर्ड का मतलब होता है किसी चीज पे रोक लगाना यानी इंटरप्ट करना। क्या करना, इंटरप्ट करना। स्पेलिंग में गड़बड़ हो रहा है, इंटरप्ट करना, थोड़ा सा चेक कर लेना, स्पेलिंग मेरे से भी अभी मिस हो रही है, तो थोड़ा सा आप अभी चेक कर लेना बेटा। इंटरप्ट में क्या करना है, देखिए ध्यान से सुनिए। क्लैमर का मतलब होता है शोर मचाना, तो शोर मचाने के लिए क्या बोलते हैं, स्क्रीम, तो ये अपना आंसर हो जाएगा, ए का 2। स्ट्रगल का मतलब क्या होता है, प्रयास करना, ढूंढने का प्रयास करना यानी कि जोस्ट। और इंटरप्ट का मतलब क्या होता है, चेक्ड यानी कि रोक लगाना। ठीक है, चेकिंग करना किसी चीज को। तो ऑप्शन नंबर 1 विल बी अवर फाइनल। क्लियर। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 39 पर। 39 पर बोला गया है हाउ मैनी फॉरेन रेस्क्यू वर्कर आर एंगेज इन रेस्क्यू। रेस्क्यू में कितने फॉरेन वर्कर जुड़े हुए थे, विदेशी जो लोग थे वो कौन थे, 6500 लोग उसमें जुड़े हुए थे बचाव दल कर। द पैसेज हाईलाइट्स ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट। पैसेज में सारी चीजें पता चलती हैं लेकिन एक चीज को छोड़कर। अब वो देखिए एक चीज क्या छोड़ दी जाए, सीरियाज रेबल हेल्ड एरिया एंड द सिविल वार आर गोइंग ऑन देयर। देखिए भैया ये दोनों चीजें डिफरेंट है, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं थी। ठीक है, यही आपकी डिफरेंट चीज, ऑप्शन 1। 41 पर आइए, 41 पे क्या बताना है, वाई इज इंटरनेशनल एड मच लेसर इन सीरिया। सीरिया में जो है इंटरनेशनल सहायता कम क्यों थी, तुर्की की अपेक्षा क्यों कम थी। उसका रीजन ये था, ऑप्शन नंबर 2, बिकॉज सीरिया इज अ वार टोन कंट्री। सीरिया एक ऐसा क्षेत्र था जहाँ पे लड़ाइयाँ हो रही थी, देयर आर अंडर द रेबल्स। ये क्या था, विद्रोही लोगों के कब्जे में था, इसलिए सहायता नहीं पहुंच पा रही थी। ऑप्शन नंबर 2। क्लियर। चलिए भैया अब एक और पैसेज आ गया, ये लास्ट पैसेज है, पहले आप इसको स्क्रीनशॉट कीजिए, मैं साइड हो जाता हूँ। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3। चलिए हो गया। अब मैं इसके क्वेश्चंस के बारे में चर्चा कर लेता हूँ। नॉट विद स्टैंडिंग लॉजिस्टिकली चैलेंज पोज्ड इन द कोविड-19 पैंडेमिक। देखिए कोविड-19 पैंडेमिक के अंदर लॉजिस्टिकल चैलेंजेस का मतलब क्या होता है, सहायता वाले चैलेंजेस। ठीक है, जैसा हॉस्पिटल में सहायता देना, उनके कुछ इक्विपमेंट देना, उन चैलेंजेस होने के बावजूद भी इंडिया कंटिन्यूज टू एक्सपेंड इट्स राइज एक्सपोर्ट फुटप्रिंट इन द अफ्रीका। कोरोना फैलने के बावजूद भी जो चावल है, चावल का जो एक्सपोर्ट था वो फिर भी कहाँ, अफ्रीका तक जाता रहा, एशिया में भी जाता रहा, यूरोप में भी होता रहा, यूनियन मार्केट, दस हैविंग द लार्जेस्ट शेयर इन द ग्लोबल राइस। और हमारा संसार में सबसे बड़ा हिस्सा है चावल के उत्पादन के अंदर। द रोबस्ट ग्लोबल डिमांड आल्सो हेल्प इंडिया ग्रोथ इन द राइस एक्सपोर्ट। संसार भर के अंदर चावल की जो डिमांड है वो ज़्यादा है और यही चीज़ सहायता कर रही है भारत को चावल को बाहर एक्सपोर्ट करने में। अब देखिए पूरा का पूरा न्यूज़पेपर कॉलम जैसा है, हमेशा एक ऐसा पेपर में ज़रूर आता है जिसके अंदर डेटा दे रखा रहता है, इस साल में इतना उत्पादन हुआ, इतना उत्पादन बढ़ा, इतना उत्पादन गिरा, हर साल पेपर में ऐसा ज़रूर आता है। 2020-21 की बात कर रहे हैं, राइस एक्सपोर्ट बासमती एंड नॉन बासमती रोज बाय द 84% टू द टू 17.72 million tons from the 9.49 million tons achieve the 2029। देखिए भैया इतना बड़ा डिफरेंस आया है, 87% हम लोगों ने ग्रोथ किया है किसमें, 2019 से 2020 या 2020 से 2021 में। इन टर्म ऑफ द वैल्यू रियलाइजेशन इंडियाज राइस एक्सपोर्ट रोज 38%। कितना बड़ा है हमारा, 38% हम लोग क्या करते हैं, विदेशों में एक्सपोर्ट करते हैं। यूएसडी अगर देखा जाए, यूनाइटेड स्टेट डॉलर्स में देखा जाए
तो आपको पता चलेगा 8815 मिलियंस इन 2020 टू 21 फ्रॉम द USD 6397। पहले इतना था, अब इतना हो गया। पहले 6000 कुछ था, अब कितना हो गया 8000 मिलियन रिपोर्टेड इन 19201920। इन टर्म्स ऑफ द रुपीज इंडियन राइस एक्सपोर्ट ग्रू 45%। कितना बढ़ा है? 45%, 44% बढ़ा। और इसका पूरा रेट कितना हो रहा है, कितने करोड़ हो रहा है? तो ये हो रहा है 65,000 करोड़ में आ रहा है। ये कब हुआ है? 2020-21 में बढ़ा है। और इससे पहले कितना था? 45 करोड़ था। ठीक है, इन द प्रीवियस ईयर। इन द नेक्स्ट 7 मंथ, और आने वाले इन द फर्स्ट 7 मंथ, पहले 7 महीने के अंदर, द करेंटली फाइनेंशियल ईयर 2021 से 2022, इंडिया राइस एक्सपोर्ट रोज बाय मोर देन द 33% टू द, देखिए 33% वो बढ़ा है चावल का उत्पादन पिछले वर्ष की अपेक्षा। ठीक है, अप्रैल और अक्टूबर में। ठीक है, इट इज एंटिसिपेटेड दैट द इंडियाज राइस एक्सपोर्ट इन 2021-2022 would likely be surpass the record of feat of 17.72 and achieved in 2021। देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है, जिस हिसाब से हमारा ग्राफ बढ़ रहा है तो भविष्य में हम लोग क्या करेंगे, नए नए रिकॉर्ड्स को तोड़ते हुए चले जाएंगे। ठीक है, तो चावल क्या करेगा, चावल उत्पादन का रिकॉर्ड तोड़ा जा सकता है। इन 2021 इंडिया इज शिप्ड द नॉन बासमती राइस इन 9 कंट्री। नॉन बासमती राइस कहाँ पे जाता है? 9 देशों में जाता है। टिमर लेस्टे, प्योर्टे रिको, ब्राजील, पापुआ न्यू गिनी, जिम्बाब्वे, बरिंडी, एस्वास्टिनी, म्यांमार, निकारागुआ, where export were carried out for the first time or earlier shipment was smaller in value। देखिए पहले क्या था कि छोटा ही एक्सपोर्ट होता था, अब चावल की मात्रा क्या है, बड़े स्तर पे एक्सपोर्ट होने लगी है और 7 कंट्रीज में जा रहा है। ठीक है, वेयर एक्सपोर्ट वर कैरिड, ये हो गया। इंडियाज नॉन बासमती राइस एक्सपोर्ट वाज वैल्यूड एट द USD 4000, ये कुछ है 4796 मिलियन में है। और भारतीय मुद्रा में देखा जाएगा तो 35,000 करोड़ कुछ है। इतना नॉन बासमती राइस क्या कर रहे हैं हम लोग, बासमती राइस क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। विद बासमती राइस एक्सपोर्ट आर क्लोज सेकंड टू द, कितना है, और दूसरे नंबर पे क्या आता है, बासमती राइस, जो 4000 कुछ मिलियन रुपीस में है। भारतीय मुद्रा में जाएगा 29 करोड़ में जाएगा, 1000 करोड़ में जाएगा। इन टर्म्स ऑफ द वॉल्यूम बासमती राइस एक्सपोर्ट इन 2020 टू 21 टॉप 10 कंट्रीज। देखिए बासमती राइस कहाँ कहाँ पे जाता है, 10 बड़ी कंट्रीज में जाता है। सऊदी अरब, ईरान, इराक, यमन, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इंडिया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, कुवैत, यूनाइटेड किंगडम, कतर, ओमान हैव शेयर्ड द 80% इन द टोटल शिपमेंट एरोमेटिक लॉन्ग ग्रेन राइस ऑफ इंडिया। टॉप 10 कंट्रीज नेपाल। अब देखिए कुछ ऐसे चावल भी हैं जो खुशबूदार चावल हैं जिनको हम लोग दूसरे देशों में बेचते हैं। वो कौन कौन से? नेपाल, क्या नेपाल है, फिर क्या है, बेनिन, बांग्लादेश, सेनेगल, टोगो, कोटेडी, एवोरा, न्यू गिनिया, मलेशिया, इराक, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हैव अ शेयर ऑफ 57% ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट द नॉन बासमती राइस इन 2020। देखिए कितना अपना 75% अपन क्या कर देते हैं, पूरे संसार का 75% चावल हम ही लोग देते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। देखिए 42 पर आइए जल्दी क्वेश्चन में। विच कंट्रीज फॉलो इम्पोर्ट द बासमती राइस फ्रॉम इंडिया। ऐसी कौन सी कंट्री है जो बासमती चावल को भारत से खरीदती है? तो कौन सी कंट्री है? कुवैत। ठीक है, इसके बारे में यहीं कहीं पे चर्चा दी गई होगी, देखना ध्यान से देखना, कहीं कुवैत लिखा होगा। देखो ये रहा कुवैत आ रहा है, और ये रहा बासमती राइस। तो बासमती राइस को कौन खरीदता है? कुवैत खरीदता है। ऑप्शन नंबर 3 विल बी फाइनल आंसर। एक मिनट, ये तो फैक्ट वाइज डेटा है, बस ढूंढना है आपको, इसके अंदर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इंपोर्टेड द राइस फ्रॉम इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। ऐसी कौन सी कंट्री है जो पहली बार देश से चावल लेके जा रही है? वो है ब्राज़ील। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 2 विल बी फाइनल आंसर। 44 पर आ जाइए। 44 में क्या बोला गया, व्हाट इज द एस्टिमेटेड राइस एक्सपोर्ट इन 2021 टू 2022। क्या बताया गया? अगर डेटा आप चेक करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, इतना एक्सपोर्ट कर रही। चलिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे रोजाना रात को 9 बजे हम आपसे मिलते हैं। SSC CGL के एक नए पेपर सेट के साथ में मैं आपको मिलूंगा दोबारा से।
चलिए अब क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर ऑन द बेसिस ऑफ द अबव पैसेज। पैसेज के आधार पर किसका आंसर हम नहीं कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर 2, हाउ मच बासमती राइस वाज एक्सपोर्टेड इन इंडिया 2021। इसका डेटा हमारे पास में नहीं है कि कितना एक्सपोर्ट हुआ है टोटल। ठीक है, तो बेटा आज का सेशन एक थोड़ा बड़ा सेशन था, क्या करें पेपर भी आपका बड़ा है तो सेशन भी बड़ा है, और मैं किसी भी एक पॉइंट को नहीं छोड़ सकता हूँ। जो बच्चे यहाँ तक पहुँचे हैं, लास्ट तक जो बच्चा पहुँचा है, वो 100% उन लाखों बच्चों में से वो एक बच्चा है जो सिलेक्शन अपना चाहता है। ठीक है बेटा, आप अच्छे से तैयारी करें, आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो प्लीज़ आप मेरे से पूछिए। बेस्ट ऑफ लक, अपनी तैयारी अच्छे से करें, सरकारी नौकरी लें, अपना और अपने माता पिता के नाम को रोशन करें। बेस्ट ऑफ लक।